जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 1 है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 को इसके साथ में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस हिसाब से वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता और लंबा वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, तो इसी वजह से आप भी कॉर्पोरेट करना। ये अपना जो है चैनल है द आर एस अकेडमी नाम से टेलीग्राम पर, वहाँ पे आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ है वो सिर्फ मेंटरशिप वालों को ही मिलेगी। अपना जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं, आज का जो वीडियो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का पार्ट 1 ही होने वाला है। इसके अंदर आपको फुल कंटेंट मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स है ये आपको जो है पीडीएफ है वो मेंटरशिप वालों को जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो उसके लिए क्षमा जो प्रार्थी रहूँगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पार्ट 1, या जो इसका फेज 1 है वो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की जो शुरुआत है ये 25 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। ये आपको पहली चीज़ इसके अंदर याद रखनी है। जो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है वो यही बनेगा। फिर आता है इसका क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो वो कर रहा है आवासन एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने जो यहाँ पर जो जितनी भी स्कीम्स है, क्योंकि यहाँ पर जो है शहरी विकास वाली स्कीम है, शहरों के डेवलपमेंट वाली स्कीम है, तो उसका जो क्रियान्वयन है वो शहरी मंत्रालय ही करेगा। तो आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। वो बात अलग है कि आप वो बोल दो कि इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड वाले में नुजा डिपार्टमेंट आता है, ऐसा कुछ आता है, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी वहाँ पर। इसका उद्देश्य क्या था, जो मेन बात याद रखनी है वो इसका उद्देश्य रखना है कि 31 मार्च 2022 तक शहरी क्षेत्र में क्या था, सभी के लिए आवास या हाउसिंग फॉर ऑल इसका क्या रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था। तो इसके बारे में पहली चीज़ ये याद रखनी है कि 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला चरण आरंभ हुआ था। शहरी मामलों का जो मंत्रालय है वो इसका क्या, आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय वो इसका क्या कर रहा है, क्रियान्वयन कर रहा है। और इस योजना का जो उद्देश्य था वो था 31 मार्च 2022 तक शहरी क्षेत्र में हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए आवास या सभी के लिए घर जो है 2022 तक उपलब्ध हो जानी चाहिए, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। योजना की जो अवधि थी वो 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी थी। इसका जो पार्ट 2 है ये हम कल डिस्कस करेंगे। 31 दिसंबर 2024 तक इसकी क्या बढ़ा दी थी, अवधि बढ़ा दी थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी थी। फिर इसके अंदर उद्देश्य क्या है, इसके अंदर उद्देश्य ये रखा गया है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग से माना गया है इस योजना के अंदर जिनकी आय क्या है, 3 लाख है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर उन्हें माना गया है जिनकी आय 3 लाख है। वह अल्प आयु वर्ग, अल्प आयु वर्ग के अंदर उन्हें माना गया है जो 3 से 6 लाख जिनकी आय है के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग है उनकी आय कितनी होगी, 3 लाख से कम। और जो अल्प आय वर्ग है जिनकी आय कितनी होगी, उनकी आय होगी 3 से 6 लाख। तो इनको इस योजना के अंदर क्या रखा गया था, सस्ते जो आवास है ये उपलब्ध कराने इसका क्या रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था। तो आई होप ये चीज़ें आपको जितनी बता रहा हूँ उतनी समझ में आ रही है। फिर इसकी जो फंडिंग देखते हैं, फंडिंग पैटर्न क्या है, वित्त पोषण इसका क्या है। तो वित्त पोषण जो सामान्य राज्य है, ठीक है, जैसे कि अपना राजस्थान हो गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, तो सामान्य राज्य के लिए इसका जो वित्त पोषण है वो 60-40 है, 60-40 का रेशियो रहता है लगभग, और इसी के अंदर भी 60-40 ही है। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे कि असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, इस प्रकार के राज्यों में कितना होगा, केंद्र जो है 90% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है और 10% है वो राज्य देते हैं। तो ये फंडिंग पैटर्न भी अपनी जो यहाँ पर हो जाता है। फिर इसके अंदर जो आगे चलते हैं वो योजना के घटक आपको बताया, 4 घटक है इस योजना के। प्रधानमंत्री आवास योजना जो 1.0 है, इसका संचालन आपको पता है 25 जून 2015 को किया गया था। आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। 31 मार्च 2022 तक सभी के लिए आवास, हाउसिंग फॉर ऑल का इसके लिए क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था। योजना की अवधि है ये 31 दिसंबर 2024 तक की योजना की अवधि है ये बढ़ा दी थी। इसके बाद में जो है एक तो है कमजोर आय वर्ग जिनकी आय कितनी होनी चाहिए, 3 से 6 लाख होनी चाहिए, और एक आता है अल्प जो आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर है उनकी, वो उनकी आय कितनी होनी चाहिए, 3 लाख जो है आय होनी चाहिए। ये इतनी बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं। फंडिंग पैटर्न भी पढ़ चुके हैं, जो है 60-40 का सामान्य राज्यों के लिए और 90-10 है ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, ये फंडिंग पैटर्न होगा। तो ये जो पहले वाली स्लाइड थी इसके अंदर जो चीज़ें थी वो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा दी है। इस योजना के तहत 4 घटक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 घटक हैं। वो घटक कौन कौन से होंगे, तो ये ISSR होगा, एक CLS होगा, एक BLC होगा और एक AHP होगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंसेंटिव है, स्लम जी डेवलपमेंट आ जाता है, ये क्रेडिट लिंक जो है सब्सिडी आ जाती है, ये बेनिफिशियरी जो भी आ जाता है उसके बारे में है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में है।
तो ये चारों हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके अंदर जो क्या क्या होती है वो भी चीज़ें आगे देखेंगे। आर्थिक समीक्षा है जो राजस्थान की, जो उसके अनुसार क्या है कि राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार कुल स्वीकृत आवास कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कुल स्वीकृत आवास कितने हैं। तो 3,05,362 है, ये कुल स्वीकृत आवास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपसे पूछा जा सकता है कि 305 और 362, आप इसको ऐसे याद रख लेना 305 और 362, इस हिसाब से याद करना भी थोड़ा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो 305 और 362 ये कुल स्वीकृत आवास है। आवास पूर्ण कितने हो चुके हैं, तो 1,68,793 आवास क्या हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। जैसे कि वहां पर आते हैं ना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कि कितने मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं या फिर कितने लोगों को रोजगार दिए जा चुके हैं, वो फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए। तो इसी प्रकार से इसी के अंदर भी है कि आवास पूर्ण कितने हो चुके हैं, 1,68,793 आवास जो है ये पूर्ण हो चुके हैं। और निर्माणाधीन आवास कितने हैं, तो 76,122 जो आवास है ये क्या है, निर्माणाधीन है, अभी जो है कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। तो ये तीनों की तीनों फैक्ट है, ये आपको याद होने चाहिए। अब किसी के मन में ये आएगा कि आपको पता है फरवरी के अंदर बजट आएगा और फरवरी के अंदर आर्थिक समीक्षा भी आ जाएगी, तो उसके अंदर इनका जो आंकड़ा है कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा। तो हम उस समय जो है डाटा डिस्कस कर लेंगे अपने ही यूट्यूब पे, और इसकी पीडीएफ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो मेंटरशिप के अंदर इनरोल है उन्हीं को मिलेगी। ठीक है, जो है मेंटरशिप के इनरोल है, मेंटरशिप के अंदर उन्हीं को पीडीएफ जो है ये दे दी जाएगी। बाकी इसकी पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं होगी। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ मैं, तो वो आपके काम आ जाएगी। फिर ये है कि कुल जो भी स्वीकृत आवास थे, कुल स्वीकृत आवास कितने थे, अभी हम पढ़ गए थे 3,05,362, ये कुल स्वीकृत आवास थे। ठीक है, उन स्वीकृत आवासों में से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कितने हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत आवास है वो है 1,57,000 लाख घर है, ये 1,00,000 जो है 57,000 ये केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत है। उसमें भी अपने जो चार घटक पढ़े थे, चार घटक कौन कौन से पढ़े थे अपने, जो एक ISSR वाला पढ़ा था, एक CLC वाला पढ़ा था, एक AHP पढ़ा था, एक BLC पढ़ा था। उसी में देखिए AHP घटक के तहत जो केंद्र सरकार है वो 33,580 घरों का क्या कर रही है, निर्माण करवा रही है। और BLC घटक के तहत केंद्र सरकार है वो 1,23,420 घटकों का निर्माण करवा रही है। इसी हिसाब से अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, ऐड करोगे ना, तो ये हो जाएगा 1,57,000 होगा। तो ये केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत आवास है। फिर आता है क्रेडिट लिंक सब्सिडी के तहत, वो CLSS वाला था ना, वही यही है। क्रेडिट लिंक जो भी सब्सिडी घटक है उसके तहत 1,48,362 घर क्या किए गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं। और इन दोनों को आप ऐड कीजिए तो आपको वही मिलेंगे 3,05,362 जो भी आवास है ये कुल स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। 76,000 घर है, इनकी पेंडिंग अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और 1,68,000 के समथिंग जो घर है वो बन चुके हैं। तो ये कुल आवास जो स्वीकृत आवास है उनमें से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत है 1,57,000, और 1,57,000 में से AHP घटक अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसके तहत 33,580 हाउसिंग बन रहे हैं, और BLC घटक के तहत 1,23,420 जो घर है ये बन रहे हैं। क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के जो घटक है उसके तहत 1,48,362 जो घर है उसके क्या किया जा चुके हैं, स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब हमने जो चार घटक पढ़े थे, चार घटक में पहला हमने जो घटक पढ़ा था वो ISSR पढ़ा था। ठीक है, ये इंडियन वो वाला नहीं है, तो इसके अंदर थोड़ा सा याद रखना कि ISSR के अंदर क्या है, इन सिटू स्लम डेवलपमेंट है। इन सिटू स्लम यानी जो भी गंदी बस्तियां हैं उसका पुनर्निर्माण करना है। तो उनका पुनर्निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जो प्राइवेट डेवलपर है, जो भी प्राइवेट जो डेवलप करता है उसकी भागीदारी से हम स्लम जो एरिया उसका क्या करना है, पुनर्वास करना है, पुनर्विकास करना है, या पुनर् जो है निर्माण करना है। ठीक है, कच्ची बस्ती हटाकर क्या करना है, हमें पुनर्निवास करना है। और पात्र जो भी स्लम निवासियों को प्रति आवास 1,00,000 रुपए का स्लम पुनर् जो है विकास क्या देना है, अनुदान भी देना है। ये आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट का क्या नहीं है, पर्पज नहीं है या फिर उद्देश्य नहीं है। तो ये इसके अंदर तीनों उद्देश्य आपको याद रखने हैं कि क्या है। एक तो है निजी डेवलपर की भागीदारी से इसका विकास करना है, कच्ची जो बस्ती है उसको हटाकर इसका विकास करना है, और जो भी पात्र है उनको 1,00,000 का स्लम पुनर्विकास अनुदान देना है प्रति आवास। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रति आवास क्या देना है, 1,00,000 का स्लम पुनर्विकास का क्या देना है, अनुदान देना है। तो ये आपको इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट के अंदर तीन बातें हैं जो याद रखनी है। एक तो निजी डेवलपर, दूसरा आता है जो कच्ची बस्तियां उनको हटाकर, और तीसरी जो आ जाती है वो आ जाती है प्रति आवास 1,00,000 रुपए का अनुदान। नेक्स्ट आता है वो आता है क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना। क्रेडिट लिंक जो भी सब्सिडी योजना है इसके अंदर चार भागों के अंदर बांटे गई है। वो है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ये हम पहले भी पढ़ के आ रहे हैं, जिनकी आय क्या है 3,00,000 से, AI का मतलब है एनुअल इनकम, जिनकी आय क्या है 3,00,000 से 3,00,000 है प्रति वर्ष। और निम्न आय वर्ग जिनकी आय है 3 से 6 लाख प्रति वर्ष, यहाँ पर AI का मतलब है एनुअल इनकम, वार्षिक आय। और मध्यम आय समूह 1 जिनकी आय है 6 से 12 लाख,
और मध्यम आय समूह 2 जिनकी जो है आय कितनी है वो 12 से 18 लाख है, उनको कितना कितना ब्याज दिया जाएगा, कितना कितना उनका आवास का कॉर्पोरेट एरिया होना चाहिए, और कितना कितना उनको जो है ये ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में प्राप्त कुल लाभ कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम पूरा डिस्कस करते हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है जिनकी आय है 3 लाख एन्यूअल है, तो उनको जो ब्याज सब्सिडी दी जाएगी वो 6.5% दी जाएगी। 6.5% कितनी दी जाएगी ब्याज सब्सिडी दी जाएगी आर्थिक रूप से जो कमजोर है वो। उनके जो भी आवास है वो आवास का एरिया कितना होगा, उनका जो भी आवास है उसके आवास का जो मेन एरिया है कारपेट एरिया वो 30 मीटर होगा। ठीक है, ये आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए। और उनको ब्याज अनुदान कितना मिल जाएगा 20 वर्षों हेतु जो भी प्राप्त जो भी ऋण होता है उस पर जो ब्याज अनुदान जो केंद्र सरकार दे देगी वो ब्याज अनुदान कितना होगा 2,67,280 होगा। हालांकि ये फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, ये वाला नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि आवास का कॉर्पोरेट जो एरिया ये पूछा जा सकता है, इसको आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर आय वर्ग है उनको ब्याज सब्सिडी दी जाती है 6.5%, और इनके जो भी आवास है उसका कारपेट एरिया 30 मीटर होगा। ठीक है, जो निम्न आय वर्ग है, निम्न आय वर्ग में कौन आते हैं जिनकी आय 3 से 6 लाख वार्षिक है, उनको जो ब्याज सब्सिडी दी जाएगी वो 6.5% दी जाएगी। ठीक है, और जो मध्यम आय समूह है, मध्यम आय समूह यानी जो मिडिल है, इनकम ग्रुप है, MIG बोलते हैं इसको, मिडिल आय ग्रुप जो फर्स्ट है, जिनकी आय 6 से 12 लाख प्रति वर्ष है, उनको जो ब्याज सब्सिडी दी जाएगी वो 4% दी जाएगी। और जो मध्यम आय समूह सेकंड है जिनकी आय 12 से 18 लाख है, उनको ब्याज सब्सिडी 3% दी जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, क्या क्वेश्चन आएगा, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछ लिए कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के बारे में कौन सा कथन असंगत है। उसमें इधर आपको 3 ग्रुप दे जाएंगे, जैसे कि EWS आ गया, या फिर लोअर जो भी इनकम ग्रुप आ गया, या फिर मिडिल जो है इनकम ग्रुप फर्स्ट और सेकंड आ गया, इधर उनकी आय दे दी जाएगी, या फिर इधर उनका जो है ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। तो इस प्रकार से मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 20 वर्षों हेतु प्राप्त जो ब्याज पर ऋण है या ब्याज सब्सिडी के रूप में प्राप्त जो भी कुल लाभ है, ये आपको याद रखो तो रख लो, अदरवाइज इसको कोई याद रखने वाली इतनी बात नहीं है, क्योंकि फैक्ट वैसे भी बहुत हो जाने वाले हैं, तो इसमें से आने के बहुत ही कम चांसेस है। वही बात है कि जो है इनको ब्याज 20 वर्षों हेतु प्राप्त ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में प्राप्त कुल जो लाभ है वो इनका इतना इतना जो लाभ है ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इनको ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है तो इनको लाभ ज़्यादा होगा, इनको सब्सिडी कम है तो इनको सब्सिडी भी जो है लाभ भी क्या होगा, कम होगा। फिर जो इसके अंदर तीसरा आ जाता है वो आ जाता है बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन ऑफ इनहेंसमेंट, यानी लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण या संवर्धन के लिए अनुदान है, वो 1.5 लाख जो रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं EWS परिवारों को। ठीक है, EWS परिवारों को कितने देते हैं 1.5 लाख। देखिए यहां पर आ जाता है कि EWS श्रेणियों से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों के लिए 1.5 लाख रुपए की क्या दी जाती है, यहाँ पर सहायता दी जाती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। पहला हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ISSR, सेकंड हमने पढ़ा था क्रेडिट लिंक सब्सिडी, थर्ड हमने पढ़ा है BS जो है BLC है, जो वो आ जाता है ना व्यक्तिगत वाला बेनिफिशियरी वाला लेड जो कंस्ट्रक्शन में आ जाता है वही, उसके अंदर आपको याद रखना है 1.5 लाख। मैं आपसे कुछ आगे फैक्ट भी बताऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो इसमें भी आया था EWS वाला, एक इसमें भी EWS वाला आएगा, एक इसमें भी EWS वाला है, तो आगे कुछ फैक्ट आएंगे इससे रिलेटेड ही, वो आपको ध्यान रखने हैं। फिर चौथा घटक आ जाता है वो आ जाता है AHP यानी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप किसके साथ में कर सकते हो आप, या तो पब्लिक कीजिए या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है पार्टनरशिप कीजिए। तो AHP के अंदर ये दिया गया कि सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी के साथ में, यानी प्राइवेट कर लो या फिर पब्लिक कर लो, पार्टनरशिप के साथ में क्या करना है, कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना, ये इसका मेन जो पर्पज है। दूसरा ये दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रति EWS आवास हेतु 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता उन परियोजनाओं में प्रदान की जाती है जा सकती है जहां परियोजनाओं में कम से कम 35% घर EWS श्रेणी के हैं और एक परियोजना में 250 घर EWS के हैं। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए का जो अनुदान दिया जाता है, केंद्रीय सहायता दी जाती है, वो किन परियोजनाओं में दी जाती है जहां पर EWS परिवार के कम से कम कितने घर होने चाहिए, तो 250 घर होने चाहिए, या फिर परसेंटेज में कितने होने चाहिए, तो 35% EWS होंगे, तो वहां पर भारत सरकार जो है ये केंद्रीय सहायता के रूप में 1.5 लाख प्रति EWS आवास हेतु देगी। तो ये आपको क्या रखना है इसके अंदर बात याद रखनी है। तो ये हमारे यहाँ पर जो है 4 घटक है वो पूरे हो जाते हैं। मैं एक बार आपको घटक वापस बता देता हूँ, जैसे कि ISSR जो घटक अपने वाला, इसके अंदर क्या याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर SR को पकड़ दो आप, यहाँ से आपको स्लम का रीडेवलपमेंट करना है। तो रीडेवलपमेंट करने के लिए आप तो एक है ना जो प्राइवेट डेवलपर है, निजी जो विकास है उसको, निजी जो भागीदार है डेवलपर है उसको लेके आओ, ठीक है, ले आए। उसके बाद में जो कच्ची बस्तियाँ हैं उनको हटा दो, कच्ची बस्तियों को हटाना पड़ेगा। फिर जो तीसरी बात इसके अंदर आ जाती है वो आ जाती है कि अपन जो है प्रति आवास हेतु 1 लाख रुपए का जो है क्या देंगे, अनुदान देंगे। ये 3 बात तो आपको ISR के अंदर याद रखनी है। फिर जो अपना आ जाता है वो आ जाता है क्रेडिट लिंक सब्सिडी वाला,
उसके अंदर आपको क्या याद रखना है, उसके अंदर अपने 4 कैटेगरी है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी है, जैसे कि फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है ईडब्ल्यूएस वाली, यानी जिनकी आय 3 लाख है, तो इनको सब्सिडी कितनी दी जाएगी, तो इनको सब्सिडी 6.5 दी जाएगी। इनका कॉर्पोरेट एरिया कितना होगा, 30 मीटर होगा। सेकंड इसके अंदर आ जाता है, वो आ जाता है निम्न आय वर्ग। निम्न आय वर्ग के अंदर 3 से 6 लाख है, और इनका जो ब्याज सब्सिडी है वो भी 6.5 ही है। इनका कॉर्पोरेट एरिया कितना हो जाएगा, तो इनका कॉर्पोरेट एरिया हो जाएगा 60, ठीक है, 60 मीटर हो जाएगा। थर्ड अपने आते हैं वो होता है मध्यम आय समूह 1 आ जाता है। मध्यम इनकम ग्रुप फर्स्ट आ जाता है, जिनकी आय होती है वो 12 लाख होती है, 6 से 12 लाख हो जाती है, ठीक है। और इनके लिए जो ब्याज सब्सिडी होगी वो 4% होगी। इनके लिए जो कॉर्पोरेट एरिया होगा वो होगा 160 मीटर। थर्ड इसी के अंदर आ जाता, फोर्थ इसी के अंदर आ जाता है, वो आ जाता है मध्यम इनकम ग्रुप, और ये आ जाता है जो सेकंड है, इसके अंदर जो आय होगी वो होगी 12 से 18 लाख, ठीक है, 12 से 18 लाख होगी। और इनके अंदर जो ब्याज सब्सिडी दी जाएगी वो 3% दी जाएगी, और इनके लिए जो कारपेट एरिया होगा वो कितना होगा, 200 मीटर होगा। तो ये हमने दो को तो क्या कर लिया है, एट द पॉइंट रिविजन कर लिया है। उसके बाद में लास्ट दो बचते हैं, जैसे कि एक इसके अंदर आ जाता है BLC वाला। इसके अंदर वही है कि ईडब्ल्यूएस परिवार हो तो 1.5 लाख रुपए, और एक इसके अंदर आ जाता है AHP अफोर्डेबल हाउसिंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के जो है मदद से आप कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो। और भारत सरकार उन परियोजनाओं में जो है 35% या फिर आप मान के चलिए 1.5 लाख रुपए जो है ये देंगे प्रत्येक ईडब्ल्यूएस परिवार की जो योजना है उसमें, जहाँ पर कम से कम 250 घर होने चाहिए, या फिर उस योजना में कम से कम 35% एरिया ये ईडब्ल्यूएस का आना चाहिए। तो उनमें इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कितने सहायता देती है, 1.5 लाख रुपए की सहायता देती है। तो ये आपको क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और आई होप ये आपको याद भी हो गया होगा। PDF के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, वो मेरे लिए क्या होते हैं थोड़े से मतलब ऊर्जा देते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे को मिलती है। लाभार्थी की पात्रता क्या है, पात्रता के अंदर अब इनके जो है पेड मेंटरशिप के अंदर आपको एक बात और भी याद रखनी है कि पेड मेंटरशिप के अंदर जैसे कि अभी ये योजना है तो इसका पार्ट फर्स्ट ही है ये, और ये कम से कम 8 या 9 पेज के अंदर है, ठीक है। और इसका पार्ट 2 आएगा तो वो हो जाएगा लगभग 15 से 17 पेज के अंदर हो जाएगी। और मैं इनको जो है शॉर्ट नोट्स के रूप में केवल और केवल आपको एक पेज के अंदर, जो A4 साइज वाला पेज है था उसके अंदर मैं आपको ये दूंगा। तो आप देखिए कि 15 पेज को एक पेज के अंदर करना, तो ये आपके तभी समझ में आएगा। जैसे अभी लाभार्थी की पात्रता है तो मैंने सिर्फ इसको ऐसे ही लिखूंगा, एलिजिबिलिटी लिख दिया, एलिजिबिलिटी के बाद में उसको लिखा जाएगा, तो सीधी सी बात है पक्का घर। अब ये पक्का घर नहीं लगाऊंगा मैं, पक्का नहीं होना चाहिए, तो इसका क्रॉस का मतलब नहीं होना चाहिए, क्या घर वही बात है। फिर है अन्य आवासीय योजना की दो अदर जो भी ये आवास योजना है, जो हाउसिंग जो भी स्कीम्स है उसका क्या नहीं होना चाहिए, लाभार्थी नहीं होनी चाहिए, OHS मतलब यही हो गया। फिर जो भी 4 श्रेणियां हैं वो CLS वाली वो क्या होंगी, इसके अंदर पात्र होना चाहिए। जैसे कि 4 CLS श्रेणियां कौन कौन सी बताइए, वही है कि आर्थिक रूप से कमजोर जिनकी आय 3 लाख से कम है, निम्न आय वर्ग जिनकी आय 3 से 6 लाख है, मध्यम आय इसमें 1 जिनकी आय 12 से जो 6 से 12 लाख है, और मध्यम आय ग्रुप सेकंड जिनकी आय जो है 12 से 18 लाख है। तो ये लाभार्थी क्या होगी, पात्रता होगी। फिर इसके अंदर नेक्स्ट क्या दिया गया है, वो मैं बता रहा था ना कि आपको याद रखना है कि 3 से 6% वाला वो यहाँ पर आ जाते हैं। जो CLS है ना उससे कुछ निकल के पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे कि आवास के निर्माण हेतु है ना वो बैंक से ऋण लेने पर, बैंक से अपन जो ऋण लेते हैं उन पर 3 से 6.5% तक जो है 3 से 6.5% तक क्या दी जाती है, ब्याज सब्सिडी दी जाती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि 4 श्रेणी है, इनको आप अच्छे से याद रखो, वो आपके एग्जाम में पक्का आने वाली है, मतलब अपने एग्जाम के अंदर पक्का आने वाली है। जैसे कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है, ठीक है, जो निम्न आय वर्ग है, और जो मध्यम आय वर्ग है, फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड है, तो इनको जो दी जाती है ना सेकंड वालों को, इनको 3% ब्याज सब्सिडी दी जाती है, और इनको दी जाती है वो 6.5% दी जाती है। वही बात यहाँ पर है कि आवास के निर्माण हेतु बैंक से अपन जो ऋण लेते हैं ना उस पर ब्याज सब्सिडी 3 से लेकर 6.5% तक दी जाती है। ये 3% के लगभग 2,35,000 के समथिंग आता है, और ये 6.5% जो है ये लगभग 2,38,000 68,000 के समथिंग कुछ ऐसी आती है राशियाँ। तो अपन को ब्याज सब्सिडी कितनी दी जाती है, बैंक से ऋण लेने पर ब्याज सब्सिडी 3 से 6.5% तक ब्याज सब्सिडी दी जाती है, ये आपको याद रखना है। फिर सब्सिडी की अवधि 20 वर्ष या ऋण की अवधि जो भी कम हो वो ली जाती है। सब्सिडी की अवधि 20 वर्ष, वहां पर भी मैंने बताया था कि 20 वर्ष में अपन को लाभ कितना हो जाता है, जो अभी बता रहा ना मैं 2 लाख जो 2,68,000 है, 2,35,000 है, तो वही है ये। अब सब्सिडी की अवधि कितनी होगी, 20 वर्ष या ऋण की अवधि जो भी कम हो वो उसकी अवधि हो जाएगी। एक पात्र लाभार्थी मिशन के 4 घटकों में से केवल एक घटक का लाभ उठा सकता है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप है ना AHP के अंदर भी लाभ उठा लो, और आप BLC के अंदर भी लाभ उठा लो, आप CLS के अंदर भी लाभ उठा लो, और आप ISSR के अंदर भी लाभ उठा लो। तो इसके अंदर केवल और केवल आप जिसमें से मान लीजिए अगर आप इसके अंदर लाभ उठा रहे हो तो इन तीनों में क्या नहीं होंगे, लाभार्थी नहीं होंगे। हालांकि EWS वाले चारों के अंदर लाभार्थी हो सकते हैं, क्योंकि EWS का चारों के अंदर जिक्र किया गया है, जैसे कि वो आगे आ भी जाएगा, ठीक है। EWS वाले चारों के अंदर जो है हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि ये देखिए कि
केवल ईडब्ल्यूएस परिवार ही योजना के 4 घटकों में सहायता के लिए पात्र हैं, जबकि अन्य 3 श्रेणियों के परिवार केवल सीएलएस घटक के सहायता के पात्र हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के जो परिवार है, केवल ईडब्ल्यूएस परिवार है, वही योजना के 4 घटकों में सहायता के लिए पात्र हैं। घटक सीएलएस को छोड़कर शेष घटक है वो केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किए जा रहे हैं। यानी जो अपन ने 60-40 पढ़ा था और जो 90-10 पढ़ा था वो है वो केवल और केवल सीएलएस के अंदर ही है। ठीक है, बाकी तो सीएलएस के अंदर ही है। बाकी तो जो एएचपी है, जो बीएलसी है और जो अपने पढ़ा था आईएसएसआर है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही क्रियान्वित की जा रही है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ये केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किए जा रहे हैं सीएलएस को छोड़कर। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि कोई व्यक्ति है जिसका 21 मीटर का पक्का घर है और वह 21 मीटर से अगर 30 मीटर तक घर बनाता है तो उसके लिए भी इसको क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, सहायता दी जा सकती है। तो 30 मीटर तक बढ़ाने के लिए योजना का लाभ जो है ये दिया जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर इसके लिए कुछ जो है निगरानी तंत्र भी बनाए गए हैं इस योजना के लिए। एक तो है प्रधानमंत्री आवास योजना का डैशबोर्ड भी बनाया गया है जो इस योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की संबंधित जानकारियां में देते हैं। एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसे बोलते हैं मिस, और ये अपन ने जो है आपको मैंने जो पीडीएफ दी थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में, उसके अंदर भी थी। और मिस वाला वही है, इसके अंदर ये भी भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी देती है। सूचना प्रसारण के लिए इसके लिए कुछ विकसित ऐप किए गए हैं जैसे कि उमंग मोबाइल ऐप है, नीति आयोग डैशबोर्ड है, डीबीटी भारत पोर्टल है। तो ये तीनों जो है किससे संबंधित है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना अर्बन 1.0 से रिलेटेड है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अपना जो मेंटरशिप चल रहा है उसके अंदर आपको जो है 10-10 क्वेश्चन भी मैं आपको सभी जो स्कीम्स के करवा दूंगा। और पार्ट बी के लिए अपन यूट्यूब पे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं आपको पार्ट बी के कम से कम 500 क्वेश्चन है ये यूट्यूब पे करवा दूं। और ये अभी प्लानिंग है क्योंकि फिक्स नहीं है, वही बात है, जितना जो रिसोर्सेज होंगे उसी हिसाब से काम जो है ये किया जाएगा। हाँ, मेरा ये प्लान है फिलहाल कि ऐसा जो जरूर करवाया जाए। फिर इसके अंदर जो निगरानी तंत्र के एक आता है जियो टैगिंग। मिस जो है मिस जो बोलते हैं अपनी अभी ऊपर जो चर्चा कर गए थे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो 5 चरणों वाली जियो टैगिंग सुविधाओं से सुसज्जित है। और इसके घरों के जो इसके तहत है घरों के निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए एक तो है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के भुवन पोर्टल पर, और एक है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के भारत मैप के साथ क्या है एक ही करता है, ये दोनों मतलब जुड़ी हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो याद रखना है नेशनल रिमोट जो भी सेंसिंग सेंटर के भुवन पोर्टल, कौन सा पोर्टल है, भुवन पोर्टल, तो ये आपको याद रखना है। और एक आपको याद रखना है नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस जो भी सेंटर है उसके भारत मैप के साथ क्या है, ये जो मिस है ना वो जुड़ी हुई है। मिस जो है क्या बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है ये प्रणाली क्या हुई है, जुड़ी हुई है। फिर आता है CLAP, ये एक वेब आधारित आवास पोर्टल। वेब आधारित क्या है, जो निगरानी प्रणाली है। वेब मतलब ये एक साइट के आधार पर है। ठीक है, जैसे कि CLS लाभार्थियों के लिए विकसित एक पारदर्शी और मजबूत वास्तविक समय वेब आधारित निगरानी प्रणाली है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निगरानी प्रणाली में वेब आधारित निगरानी प्रणाली कौन सी है, तो वो क्लैप है। तो क्लैप को आप याद रखना। वैसे भी CLS और क्लैप इसको आप ऐसे जो है याद रख सकते हो जोड़ के। तो ये अपना जो है इस योजना के तहत जो है निगरानी तंत्र वाला जो सिस्टम है वो हो गया। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद में क्या होता है कि इस योजना का जो राज्य के अंदर क्रियान्वयन है, राज्य का जो क्रियान्वयन इस योजना के अंदर कौन कर रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका राज्य के अंदर जो क्रियान्वयन है ये रुडसिको कर रहा है। कौन कर रहा है, रुडसिको कर रहा है। रुडसिको की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, या फिर जो आपको ऑप्शन के अंदर है ना रुडसिको को फुल फॉर्म दी जा सकती है, क्योंकि इसमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और या फिर इसी के बीच में जैसे कि यहाँ पर अर्बन है तो अर्बन की जगह एंटर कर दे, या फिर यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर है तो ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब ड्रेनेज वाटर कर दे, तो वो भी दिक्कत आ सकती है ना। तो राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसका नाम फुल नाम है रुडसिको। तो रुडसिको के द्वारा क्या किया जा रहा है, राजस्थान के अंदर इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर आता है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। लाइट हाउस प्रोजेक्ट बोलते हैं, LHP बोलते हैं इसको। ये जो है 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था और देश के 6 शहरों के अंदर इसको शुरू किया गया है। ये 6 शहर कौन कौन से, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ। राजस्थान रॉयल को आप जानते होंगे, एक तो RR आ जाती है और एक इसके अंदर आ जाता है AL आ जाता है। ठीक है, RR ऑल ये आपको ध्यान रखना है। RR ऑल और आई में आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको मैं थोड़ा सी ट्रिक बताऊंगा, नीचे जो लिखी हुई है वो देखेंगे। तो लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट है आपसे ये पूछा जाता है ये कब से स्टार्ट हुई थी, तो ये 1 जनवरी 2021 से ये क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। देश के कितने शहरों में, 6 शहरों के अंदर लाइट नहीं है। आप इसे याद रख लेना, 6 शहरों के अंदर क्या नहीं है, लाइट नहीं है। हालांकि वो लाइट वाला वो मतलब नहीं है। तो 6 शहरों में लाइट कौन सी, जो शहर है जहाँ पर लाइट नहीं है वो। निर्माण है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। उद्देश्य रखा गया था जो कि
स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए नवीन तकनीकी से टिकाऊ आवास क्या करना, प्रदान करना था। ये जो 6 शहर चुने गए थे, वहाँ पर क्या था कि प्रत्येक शहर में 1000 से अधिक आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य जो है ये रखा गया था। 1000 से अधिक जो भी आवास है उनका निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। ये 6 शहर कौन कौन से हैं? ये 6 शहर है चेन्नई, तमिलनाडु। आपने जो पढ़ी है वो कौन सी योजना है? अमृत योजना और हृदय योजना। हृदय योजना के अंदर 12 शहर हैं। 12 शहर में से एक शहर है वो तमिलनाडु का भी है क्या? एक तमिलनाडु का, तेलंगाना का भी है। और वारंगल, वारंगल कौन से शहर के अंदर, कौन से राज्य के अंदर आता है, ये मेरे को जरूर कमेंट करके बताना आप। तो इसके अंदर एक चेन्नई आ जाता है, एक इंदौर आ जाता है, एक राजकोट आ जाता है, एक अगरतला जो त्रिपुरा के अंदर आ जाता है, एक लखनऊ आ जाता है, एक रांची आ जाता है। त्रिपुरा कभी भारत का क्या हुआ करता था? यूटी हुआ करता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूम में। मेरे याद आया तो मैं बता दिया। तो ये 6 शहर है, ठीक है, 6 शहर है। और इनमें से सबसे पहले जो है 26 मई 2022 को सबसे पहले उद्घाटन जो है ये चेन्नई के अंदर किया गया था। इन 6 शहरों को अपन कैसे याद कर सकते हैं? तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि राजस्थान रॉयल ओल है, ठीक है, राजस्थान रॉयल ओल है। तो राजस्थान रॉयल यानी जो है यहाँ से हो गया रांची और राजकोट, ओल से हो जाएगा अगरतला, ल से लखनऊ, अल से लखनऊ, और आई से हो जाएगा इंदौर, और सी से कौन सा हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा, आईसी, यानी राजस्थान रॉयल ओल आईसी है, राजस्थान रॉयल ओल आईसी, ये आपको याद रखना है। तो ये 6 शहर आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि अपन उसके अंदर भी पढ़ते हैं ना, एक जो ये स्कीम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंदर, ये वो जो कि पहले इन्वायरमेंट के कार्य करते हैं, फिर वाटर से संबंधित कार्य करते हैं। तो उस हिसाब से भी ट्रिक आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि राजस्थान रॉयल ओल आईसी है, ठीक है, राजस्थान रॉयल ओल जो आईसी है, ये आप ट्रिक जो है इसको याद कर लेना। इससे आपके 6 शहर जो है याद हो जाएंगे। तो ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पार्ट 2 और कुछ जो फैक्ट है इधर, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। पीडीएफ है वो केवल मेंटरशिप वालों को ही मिलेगी, ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप अभी भी मेंटरशिप के अंदर नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो। मेंटरशिप के अंदर बहुत अच्छे से आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करवाई जा रही है, ठीक है, डेली टारगेट दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है, टारगेट बेस्ड स्टडी जो है वहाँ पर करवाई जा रही है। तो मेंटरशिप के अंदर जो है टारगेट बेस्ड जो है स्टडी करवाई जा रही है आपको, और साथ ही साथ में आपको क्विज भी मिल रही है। अभी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, अभी मैं जो है 26 तारीख के बाद में वापस स्टार्ट करूंगा। और नेक्स्ट अपना जो शेड्यूल आने वाला है वो 28 को शेड्यूल आ जाएगा। तो उसके बाद में आप जो है एक दिन भी मिस नहीं कर सकते। तो आप जुड़िए आज भी द आर अकेडमी के साथ में, और अपनी तारीख को जो है 2 गुना कीजिए, 2 गुनी है तो 4 गुना कीजिए, और 4 गुनी है तो 16 गुना कीजिए। तो यहाँ पर स्केयर होने वाली है आपकी तारीख को। क्योंकि शॉर्ट नोट्स आप जिस हिसाब से पढ़ोगे, आपको कुछ डेमो भी दिए गए हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स देखना और आपको अच्छा लगेगा। चलो मैं एक बार करता हूँ कि आपको प्रधानमंत्री जो आवास योजना है इसका एक बार जो है फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ, जो कि जिससे कि आपका क्या हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे कि पीएम आवास योजना है, चलो यही ले लेते हैं, एक्स्ट्रा पेज तो यहाँ पे है नहीं। तो पीएम जो आवास योजना है इसके अंदर अपन रिवीजन करते हैं। प्रधानमंत्री जन आवास योजना है, इसका पार्ट ये फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। 25 जून 2015 को ये योजना स्टार्ट की गई थी, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। इसका जो है अर्बन जो मिनिस्ट्री है वो इसका क्या कर रही है, क्रियान्वयन कर रही है। 31 मार्च 2022 तक ये इसका उद्देश्य था कि सभी के लिए घर बना देना चाहिए, हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्य रखा गया था। लेकिन ये करने में फेल रहे, तो अपन ने जो टारगेट रख लिया कि 30 दिसंबर 2024 तक जो है ये सभी के लिए घर बना देंगे। हालांकि जो है सितंबर के अंदर इसका पार्ट 2 स्टार्ट हो गया था, जिसको हम कल वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस योजना के अंदर जो है उद्देश्य ये रखा गया था, जो कि कमजोर आय वर्ग है, जिनकी आय 3 से 6 लाख है, और जो कि आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर है, जिनकी आय 3 लाख है, उनके लिए क्या करना, सस्ते आवास जो है उपलब्ध कराना। फिर इसके अंदर 4 घटक आ जाते हैं, जो कि ISSR आ जाता है, CLS आ जाता है, BLC आ जाता है, जो है BLC और AHP इसके अंदर क्या आ जाते हैं, 4 घटक आ जाते हैं। जो कि घटकों को हम क्या करेंगे, बाद में जो है डिस्कस करेंगे, बाद में मतलब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। चलो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ISSR के अंदर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है? कि हम निजी डेवलपर जो है उसकी सहायता से क्या करेंगे, विकास करेंगे, जो कच्ची बस्तियां उनको मिटा देंगे, और प्रत्येक आवास हेतु 1 लाख रुपए का जो है हम यहाँ पर सहायता देने वाले हैं। सेकंड आ जाता है BLC आ जाती है। BLC के अंदर वही आ जाता है 1.5 लाख रुपए है वो EWS परिवार को दिया जाएगा। थर्ड इसके अंदर आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, BLC के बाद में AHP आ जाता है। AHP के अंदर वही आता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। और उनके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो कोई योजना है, जो भारत सरकार की योजना है, उसमें अगर आपको 35% घर है वो EWS के मिल रहे हैं, या फिर 250 घर जो है EWS के मिल रहे हैं, तो उनको भारत सरकार 1.5 रुपये जो है 1.5 लाख रुपए देगी। फिर हमने इसके अंदर एक फंडिंग वाले जो है छूट गया था अपना, तो फंडिंग है वो जो है 60-40 रहती है सेंटर और स्टेट की, और ये रहती है जो है जनरल स्टेट है, जैसे कि राजस्थान है, UP MP है, उसी हिसाब से। और इसके अंदर जो 90-10 जो रेशियो रहता है वो रहता है जो नॉर्थ वाले स्टेट हैं, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, सॉरी नॉर्थ वाले नहीं है, जो ईस्टर्न स्टेट है वो, ठीक है। उसके बाद में जो है इसके अंदर कुल स्वीकृत आवास आपको पता है 3,05,362 इसके अंदर कुल स्वीकृत आवास है। उनमें से
ये भी आपको याद रखना है कि जो 76,000 के लगभग जो है निर्माणाधीन हो रहे हैं, ये निर्माण कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 1,48,000 के लगभग जो है ये पूर्ण हो चुके हैं। फिर ये जो 3,05,500 3,05,362 है, उनमें से आपको ये भी याद रखना है कि 1,04,000 के समथिंग जो है 1,57,000 के समथिंग जो है ये केंद्र सरकार बना रही है, जिनमें से 33,000 के समथिंग जो है ये AHP से है और बाकी जो बच गए हैं वो BLC से आ जाते हैं। ठीक है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी के तहत वो ही आ जाता है 1,00,000 जो है 30,000 के 1,40,000 के समथिंग प्लस जो घर है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, आप इनको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, मैं आपको केवल और एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। तो CLS के तहत इतना हो जाएगा। फिर हमने जो ये CLS पढ़ा था, इसके अंदर आपको 4 श्रेणियां बताई गई थी। 4 श्रेणियां कौन कौन सी बताई गई थी? सबसे पहले था इकोनॉमिक जो इनकम ग्रुप आ जाता है, जिनकी आय 3 लाख से है, जिनकी आय 3 लाख है, इनको ब्याज सब्सिडी 3.6% दी जाती है। इनका घर का कॉर्पोरेट एरिया 30 मीटर है। फिर सेकंड जो आ जाता है वो आ जाता है निम्न यानी लोअर जो इनकम ग्रुप है, जिनकी जो है आय होनी चाहिए वो 3 से 6 लाख होनी चाहिए, जिनके लिए सब्सिडी 3.5 है 6.5 है, और जिनके लिए कॉर्पोरेट घर का एरिया वो 60 मीटर होना चाहिए। थर्ड आ जाता है वो आ जाता है मिनिमम इनकम ग्रुप फर्स्ट आ जाता है, जिनकी आय है वो 6 लाख से 12 लाख होनी चाहिए, जिनके लिए ब्याज सब्सिडी है वो 4% है, और जिनके घर का कॉर्पोरेट एरिया 160 मीटर होना चाहिए। फोर्थ जो अपने पास में आ जाती है वो मिनिमम इनकम ग्रुप सेकंड आ जाता है, जिनके जो आय होती है वो 12 से 18 लाख है, और जिनके लिए ब्याज सब्सिडी है वो 3% है। और ये जो इनका आ जाता है, ये जो ब्याज सब्सिडी 3% दी जाती है, और इनके घर का जो एरिया वो कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। ये इसके अंदर क्या आ जाता है, अपने कॉर्पोरेट एरिया वाला पढ़ लेते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है कि ब्याज सब्सिडी दी जाती है वो 3 से लेकर 6.5% दी जाती है, ये अपन को पता ही है। और ये क्या है कि जो CLS को छोड़कर है ना, इसके अंदर सभी जो है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। जो भी इसके अंदर जो घटक दिए गए थे, जैसे कि AHP है, BLC है, ठीक है, ये आ जाते हैं। फिर इसके अंदर है EWS है, वो सभी का पात्र माना गया है। EWS जो है सभी श्रेणियों के अंदर पात्र है। केवल और केवल जो CLS जो भी घटक है, CLS घटक है, ये इसके अंदर जो है ये स्कीम जो है आपको क्या करना है, CLS को छोड़कर सभी जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ में EWS वाला भी सभी के अंदर पात्र है। हाँ, पात्र आप केवल और केवल एक ही घटक का जो है आप पात्र हो सकते हो, अदरवाइज इसके कोई दूसरे जो है पात्र नहीं होंगे। इसका जो राजस्थान के अंदर क्रियान्वयन कर रहा है वो रुडिसिको इसके अंदर क्या कर रहा है, क्रियान्वयन कर रहा है। या रुडिसिको की फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड जो ये कंस्ट्रक्शन वाला इसकी फुल फॉर्म रखी गई है। और इसके साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि AHP वाला याद रखना है। जो AHP के बाद में ही वो आ जाता है लाइट हाउस प्रोजेक्ट आ जाता है। लाइट हाउस जो भी प्रोजेक्ट है ये 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य वही था, स्थानीय जलवायु और जो भी इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए निर्माण करना था। जो 6 शहर चुने गए थे, उनमें से प्रत्येक में एक जो है 1,000 आवासीय घरों का निर्माण करना था। ये 6 शहर कौन कौन से थे, तो ये थे अपने राजस्थान रॉयल, ऑल IC है, तो राजस्थान रॉयल में रांची आ जाता है, राजकोट आ जाता है, ऑल से अगरतला आ जाता है, लखनऊ आ जाता है, आई से इंदौर आ जाता है, C से चेन्नई आ जाता है। चेन्नई के अंदर 26 मई 2022 को क्या गया था, उद्घाटन किया गया था। तो ये अपनी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2 जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके जो पार्ट 2 है वो अपन डिस्कस करेंगे कल, और साथ ही साथ में इसके कुछ फैक्ट हैं जो कि आर्थिक समीक्षा को लेकर भी हैं, कुछ जो है डेवलपमेंट को भी लेकर है, कुछ प्रोजेक्ट को लेकर है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जुड़िए हमारे साथ में मेंटरशिप के अंदर जो, और आपकी योजना है इसी तरह से तैयार करवा दी जाएगी। योजना के लिए मैं आपको यूट्यूब पे ही जो है सारी की सारी योजना कंप्लीट करवा दूंगा। योजना के लिए आपको इधर उधर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।